वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास किया एंटी रेप बिल। बिल में है डेथ पेनल्टी का प्रोविजन। इन्वेस्टिगेशन का टाइम भी किया गया रिड्यूस। प्रेसिडेंट ने लॉ कमीशन के फॉर्मेशन को किया अप्रूव। लॉज को इंप्रूव करने के लिए सजेशंस देता है लॉ कमीशन। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है लॉ कमीशन। और एग्रीकल्चर में आएगा डिजिटल रिवॉल्यूशन। कैबिनेट ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को किया अप्रूव। फार्मर्स की डिजिटल आइडेंटिटी होगी तैयार। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप एंड मर्डर केस ने पूरी कंट्री को डीपली कंसर्न होने पर मजबूर कर दिया था। अब इस केस के बेस पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक एंटी रेप बिल लेकर आई है, जिसे वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास भी कर दिया है। इसे अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 नाम दिया गया है। इसका पर्पस स्टेट में विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही यह भी इंश्योर करना है कि रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे सीरियस क्राइम्स को बाय द फोर्स ऑफ लॉ टैकल किया जा सके। इसके मेन प्रोविजंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज डेथ पेनल्टी फॉर द अक्यूज्ड ऑफ रेप। ऐसे केसेस जिनमें विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, उनमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। ब्रेन डैमेज की वजह से इंडिविजुअल वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। इसमें इंडिविजुअल अवेक तो लगता है, बट उसे अपने आसपास कुछ भी फील नहीं होता। इसमें इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। बिल में रेप एंड गैंग रेप के केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन भी है। इसके अलावा रिपीटेडली ऐसे क्राइम्स को कमिट करने वालों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड सीरियस केसेस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। मोरओवर स्पीडी जस्टिस के लिए रिपोर्ट फाइल होने के 21 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट सेट की गई है। लीगल प्रोसेसेस की वजह से जब इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है तो ये विक्टिम के लिए ट्रॉमेटिक होता है। देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करने पर एम्फसाइज किया गया है। इसमें 15 डेज का एक्सटेंडेड टाइम देने का प्रोविजन भी है, बट फॉर दैट एसपी या फिर उस लेवल के पुलिस ऑफिसर को रिटन रीजन सबमिट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिल में स्पेशल टास्क फोर्स के फॉर्मेशन की भी बात की गई है, जिसे अपराजिता टास्क फोर्स नाम दिया जाएगा। एक DYSP लेवल के ऑफिसर इसे लीड करेंगे। ये टास्क फोर्स रेप एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। रेप के केसेस में स्पेशल कोर्ट्स के फॉर्मेशन की भी बात कही गई है, सो दैट इन केसेस को सेंसिटिवली और क्विकली डील किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, विक्टिम की प्राइवेसी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कोर्ट की परमिशन के बिना पब्लिश करने पर पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया गया है। वेस्ट बंगाल असेंबली ने इस बिल को यूनानिमसली पास कर दिया है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ लॉ बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? लॉ नेसेसरी है, बट सोसाइटी के लेवल पर लॉज फॉर्मुलेट करने वालों से लेकर लॉज इंप्लीमेंट करने वालों को इन मैटर्स पर सेंसिटिवली सोचना होगा। इस बिल को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया एंड इसे हिस्टोरिक डिस्क्राइब किया गया है। इस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने ईयर 2012 में एक स्टेटमेंट दिया था, रेप केसेस आर ऑन द राइज बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स इंटरैक्ट मोर फ्रीली नाउ। अर्लियर इफ मेन एंड women held hands, they would be caught and reprimanded by parents. But now everything is so open. It's like an open market with open options. इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद लॉजिक तो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। What I mean to say is कि सिर्फ लॉज बनाने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। रिक्वायरमेंट मेंटालिटी में रिफॉर्म्स लाने की है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 23rd लॉ कमीशन के फॉर्मेशन को अप्रूव कर दिया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लॉ कमीशन का टेन्योर 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। ये कमीशन कंट्री के लीगल सिस्टम में लीगल रिफॉर्म्स को रिव्यू करने एंड रिकमेंडेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कमीशन में एक चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स, एक सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और मैक्सिमम 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 23rd लॉ कमीशन को कुछ इश्यूज पर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। इनमें ऑब्सोलेट लॉज को रिव्यू करना, पुअर इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करने वाले लॉज को रिव्यू करना, प्रोविजंस फॉर सिंप्लीफाइंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रिव्यूइंग करंट लॉज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड अमेंडमेंट्स को रिकमेंड करना शामिल है।
इसके अलावा लॉ कमीशन को इंपॉर्टेंट सेंट्रल एक्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हें प्रेजेंट एम्बिग्विटीज एंड इनइक्वलिटीज को रिमूव करने के लिए अमेंडमेंट्स को भी रिकमेंड करना है। साथ ही फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट पर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को एग्जामिन करना एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स की रिकमेंडेशन भी देनी है। लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा प्रोवाइड किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर सभी लॉज पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 में 22nd लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था। कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था। 22nd लॉ कमीशन का टर्म 31 अगस्त को ही कंप्लीट हो गया था। CSAR यानी चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल को यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड यूनेस्को द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। CSAR को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्सेप्ट इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान दिया गया था। इसका पर्पस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने और सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है। इस राउंड टेबल में 28 कंट्रीज के डेलीगेशंस अपने चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी थीम फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली रखी गई है। इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद और यूनेस्को के नेचुरल साइंसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लीडिया ब्रिटा करेंगे। इंडिया में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में फॉर्म किया था इस पोस्ट को और इसका पर्पस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज पर प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट को एडवाइज करना है। 2018 में PSA की पोस्ट को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के तहत लाया गया। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने ही 2018 में प्राइम मिनिस्टर्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया था। ये काउंसिल कंट्री में प्रेजेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज के स्टेटस को समझकर उनमें प्रेजेंट चैलेंजेस के लिए रोड मैप प्रिपेयर करके प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। यूनियन कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपीस के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूव कर दिया है। इसका एम एग्रीकल्चर के फील्ड में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। इस मिशन में गवर्नमेंट ने आधार, डिजी लॉकर एंड UPI जैसे दूसरे एरियाज में डिजिटल सॉल्यूशंस पर काम किया है। वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS एंड सॉइल प्रोफाइल मैप्स। गवर्नमेंट फार्मर्स की डिजिटल आइडेंटिटीज भी क्रिएट करने पर काम करेगी सो दैट उनके रिकॉर्ड्स इजीली मेंटेन हो सके। एग्री स्टैक में फार्मर्स के डेटा ऑफ क्रॉप्स एंड विलेजेस के मैप्स को इंक्लूड किया जाएगा। वहीं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS में क्रॉप्स, सॉइल, वेदर एंड वाटर रिसोर्सेज एटसेट्रा पर रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा सो दैट फार्मर्स को क्रॉप यील्ड एंड वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। दिस विल वर्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। सॉइल प्रोफाइल मैप्स में सॉइल के मैप्स प्रिपेयर किए जाएंगे। ये मैप्स सॉइल की क्वालिटी रिवील करेंगे। इससे ये एस्टिमेट करना पॉसिबल हो पाएगा कि सॉइल को किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक टेक बेस्ड इकोसिस्टम डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे DGCES भी प्रिपेयर किया जाएगा। यह सिस्टम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का एक्यूरेट एस्टिमेशन प्रोवाइड कराने के लिए काम करेगा। इस न्यूज के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय UPSC in 2020 and the question was, in India the term public key infrastructure is used in reference to the following.
डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is utopia. यूटोपिया एक ग्रीक वर्ड है विच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. इसका यूज एक ऐसी प्लेस के लिए होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. ये आइडियल सिचुएशन की गई इमेजिनेशन है जहां गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ परफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, सब लोग पीसफुली रहते हैं, नो वन हैज एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन. इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल गांधी जी के राम राज्य की थियरी में मिलता है. गांधी जी ने भी एक ऐसी ही सोसाइटी की इमेजिनेशन की थी जहां हर इंडिविजुअल ट्रुथ, जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ लाइफ स्पेंड करता है. इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड यूटोपिया, देन पहली बार इस टर्म को थॉमस मोर ने क्वाइन किया था, बट इसकी रूट्स हर उस आइडिया में है विच इमेजिन्स एन आइडियल सोसाइटी, चाहे वो कोई वेस्टर्न फिलॉसफी हो या फिर गांधी जी का राम राज्य का विजन. आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास. इंडिया एंड फ्रांस के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है. ये एक्सरसाइज 2 सितंबर से 4 सितंबर तक मेडिटेरेनियन सी में कंडक्ट की जाएगी. ये इस नेवल एक्सरसाइज का 22nd एडिशन है. इसमें इंडिया एंड फ्रांस की नेवीज के बीच कोऑर्डिनेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करने वाले एडवांस्ड टैक्टिकल एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया जाएगा. इंडिया एंड फ्रांस की नेवीज के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज 1993 में स्टार्ट की गई थी. उसके बाद 2001 में इसे वरुणा नाम दिया गया एंड सिंस देन ये इंडिया एंड फ्रांस के स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक बायलैटरल रिलेशंस का हॉलमार्क बन गई. यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया. यहाँ एग्री श्योर फंड का मतलब है फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस. इस फंड का इनिशियल अमाउंट 750 करोड़ रुपीस होगा. दिस विल बी मैनेज्ड बाय नैब वेंचर्स. नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आर कंट्रीब्यूटिंग 250 करोड़ रुपीस ईच. इसका मतलब इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 500 करोड़ रुपीस है. रिमेनिंग 250 करोड़ रुपीस दूसरे इंस्टीट्यूशन से लिए जाएंगे. इस फंड को अराउंड 85 एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर किया गया है, जिनमें से हर स्टार्टअप में 25 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट किया जाएगा. इसके अलावा इस ओकेजन पर बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स एंड स्टेट्स को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सीलेंस अवार्ड्स, AIF एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिए गए. 2022 में AIF को लॉन्च किया गया था ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स को बिल्ड किया जा सके. अपने ही कंट्री के लेवल पर अपोजिशन फेस कर रहे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन के प्रेशर को अपोज किया है. उन्होंने कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली कंट्रोल के डिमांड को वो इंसिस्ट करते रहेंगे. कॉरिडोर पर कंट्रोल ये इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमास टनल्स के थ्रू वेपन्स रीएक्यूमुलेट न कर पाए. ये कॉरिडोर इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप के बीच 14 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है. इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, साउथ एंड ईस्ट में इजराइल एंड वेस्ट में इजिप्ट लोकेटेड है. इसे इजिप्ट एंड इजराइल के बीच 1979 में हुई पीस ट्रीटी के तहत बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया था. नेशनल ई श्रम पोर्टल एक बार फिर से लाइमलाइट में है. इस पोर्टल के थ्रू लास्ट 3 इयर्स में 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस रिसीव किए गए. इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2021 में लॉन्च किया था. इसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस के रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएशन के लिए लॉन्च किया गया था. ये पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में फंक्शन करता है. साथ ही पोर्टल में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा रन की जा रही स्कीम्स को कंसोलिडेट किया गया है सो दैट ऑलमोस्ट सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की एक्सेस को आसान बनाया जा सके. Now we will go through the magnificent performance of Indian players in Paralympics 2024. मंडे का दिन खत्म होने तक इंडिया के पास टोटल 15 मेडल्स थे, जिसमें 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. मंडे को मेडल जीतने वाले प्लेयर्स में कई नाम शामिल हैं, विच आर एज फॉलोज. सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता एंड इसी के साथ वो पैरालंपिक्स में अपना टाइटल डिफेंड करने वाले फर्स्ट इंडियन मेल पैरा एथलीट बन गए.
वहीं नितेश कुमार ने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में गोल्ड जीता। सुहास यतिराज ने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इंडिया की शीतल देवी एंड राकेश कुमार ने मिक्स्ड कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। नित्या श्री सिवन ने विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन SS6 कैटेगरी में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, bilateral naval exercise Varuna is conducted between which two countries? India and Sri Lanka, India and France, India and Bangladesh, or India and Maldives? Second question is, consider the following statements. The first chief scientific advisor of India was Dr. APJ Abdul Kalam. At present, Professor Ajay Kumar Sood is the chief scientific advisor of India. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, which country is at the center of the axis of resistance? Iran, Iraq, France, or Israel? And the correct answer is option A, Iran. Second question was, a spider named bird dung crab spider was seen for the first time in India. It was found in which Indian state? Uttarakhand, Kerala, Assam, or Sikkim? Correct answer is option C, Assam. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स।